क्या क्वेश्चन है आपको? हाँ, एक बार अगर रिटायर कर गए, ठीक है। नहीं, नॉमिनेटेड नहीं, उसमें तो दो तरह के हो गए, राज्यसभा में दोनों हो गए, एक इलेक्टेड भी हो गए और नॉमिनेटेड भी हो गए। तो नॉमिनेटेड 12 हो जाते हैं, है ना, जो अलग अलग फील्ड हो गया, कौन सा? लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल, सब विषय, है ना। और इलेक्टेड कितने होते हैं बताइए? हाँ, 238। ये जो इलेक्टेड होते हैं, ये स्टेट्स और यूटीज दोनों मिला के होते हैं, ठीक है। तो अब 238 जो इलेक्टेड हो गए, तो इनका टेन्योर आप पूछ रहे हैं, तो वो इसके बाद से फिर से री इलेक्टेड हो गए, फिर से री इलेक्टेड हो गए, इसका कोई जो है लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। वो तो रिटायर करेंगे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद फिर से आपका रिन्यू होगा। रिन्यू इन सेंस कि आप फिर से कंटेस्ट किए, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, बीच में अगर लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुआ, अगर डिसॉल्व हो गया तो उस केस में क्या होगा? फिर से इलेक्शन होगा। और जब इलेक्शन अगर हो रहा है फिर से और आप जीतते चले गए, तो आप अनवरत जब तक जीवित हैं तब तक आप लड़ते रहिए, ये ऊपर थ्रेशोल्ड नहीं है, समझ में ना। हम्म, किसमें? इसमें ये लोग जो होते हैं ना, जैसे कि हर स्टेट में, अब इनका जो है, जैसे कि इलेक्शन ये है, तो अब जैसे कि बिहार से कितने लोग हैं? 16, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसमें, तो अब जो यहाँ का जो असेंबली है वो क्या किया है, इनको वोट किया, है ना। तो यहाँ उस पे जो है ये लोग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना, राज्यसभा। और इसको बोलते हैं हाउस ऑफ द एल्डर्स, ये लोग हो गए। और लोकसभा में यही नहीं है, अगर प्रेसिडेंट के केस में भी है, प्रेसिडेंट री इलेक्ट होते हैं, री इलेक्शन। री इलेक्शन का मतलब हो गया कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनका फिर से जो है वो इलेक्शन हो सकता है, जैसे कि 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे हैं अभी तक? है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये कितने बार? 2 बार रह चुके हैं। तो अगर मान लीजिए कि तीसरी बार भी अगर होता तो वो कंटेस्ट कर सकते थे, जीत सकते। जब तक आप जीत रहे हैं तब तक कोई, ऐसे ही आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस में भी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप जब तक चाहें चुनाव आप लड़ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया लास्ट क्लास में? हम्म, देखिए ज्वाइंट सिटिंग होता क्या है, पहले इसको समझिए। जैसे कि सम्मन वही करेंगे, कल तो बता ही थे कि सम्मन, प्रोरोग और डिसोल्यूशन, ये 3 टर्म होता है ना। तो सम्मन मतलब कि क्या? सेशन को बुलाना, है ना, जैसे कि सत्र को बुलाना। और प्रोरोग का मतलब क्या हो गया? सत्र का अवसान, एक तरह से टेम्पररी सस्पेंशन, ठीक है। और डिसोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? डिजिटल, उसको डिसॉल्व कर देना, है ना। समझ में आ रहा है ये? तो अब ये जो 3 चीजें जो है, ये कौन करता है? ये आपका प्रेसिडेंट। और प्रोरोग जो है वो क्या कर सकता है?
ईदर हाउसेस, है ना, इधर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इधर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट का क्या मतलब हो गया कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों का जो है वो क्या हो सकता है, वो प्रोवोक कर सकते हैं। क्लियर है। और डिसोल्यूशन जो होगा वो केवल होगा लोकसभा से, मतलब हाउस ऑफ द पीपल का डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। लोकसभा जो है ये क्योंकि राज्यसभा का डिसोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता है। राज्यसभा क्या है, वो एक परमानेंट हाउस है। अब आ जाइए ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब हो गया कि दो हाउस है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के बीच में क्या होता है, जैसे कि कोई भी बिल आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले लोकसभा में, फिर उसके बाद से लोकसभा पारित कर दिया तो राज्यसभा में, या राज्यसभा में पहले किए और फिर लोकसभा में, ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर दिए कि उसको पारित कर दिए। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि ये दोनों में किसी एक बिल को लेके अगर क्या हो गया, तनाव की स्थिति हो गई, जैसे कि लोकसभा पास कर दी, हाँ ये, लेकिन राज्यसभा में नहीं उसको कोई निर्णय लेना, या राज्यसभा कर दिया लोकसभा में, तो एक कंसेंसस कैसे स्थापित होगा, तो ये हो जाएगा आपको कैसे, एक संयुक्त बैठक होगी, ज्वाइंट सिटिंग। ये किसके कहने पे, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको इनिशिएट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद से जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगा, इसको प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर। स्पीकर अगर अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर। वो अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा, डिप्टी चेयरमैन। लेकिन चेयरमैन नहीं करेंगे, चेयरमैन नहीं करेंगे, नहीं चेयरमैन कर ही नहीं सकते हैं। डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को स्पीकर देते हैं, उस समय वो नहीं है तो किसी दूसरे डिप्टी स्पीकर को जो है वो क्या किया जाता है वहां पे, आपको नॉमिनेट, या जो कोरम जो बनाया जाता है 10 लोगों का मेंबर, उसमें जो सीनियर मोस्ट होता है उसको देते हैं। जैसे जब भी सदन बनेगा, जनरल असेंबली, जब जनरल इलेक्शन के बाद, उसके बाद एक टर्म आता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब हो गया कि जैसे कि जो सीनियर मोस्ट जो व्यक्ति होता है सामान्य तौर पे उस सदन का, उसको जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर इसलिए बनाया जाता है कि उसके बाद से प्रोटेम स्पीकर वो बन गए, और फिर उसके बाद से जब स्पीकर का इलेक्शन जब हो जाए, तो स्पीकर का जब चुनाव हो जाएगा, तो स्पीकर का चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, वॉइस नहीं आ रहा है क्या, हाँ, तो उसके बाद से स्पीकर का जब चुनाव हो जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर क्या करेंगे, इनका रोल खत्म हो जाएगा। समझ में ना, प्रोटेम स्पीकर का मतलब हो गया कि स्पीकर प्रोटेम कौन होगा, जो भी सीनियर हो, जैसे कि अभी इलेक्शन जो है हो रहा है, इलेक्शन के बाद से गवर्नमेंट बन गई, तो गवर्नमेंट बन गई तो जो प्रोटेम स्पीकर, जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे, और उसके बाद से पहला काम क्या होगा कि स्पीकर का चुनाव। स्पीकर सामान्य तौर पे जो कस्टम चला रहा है रूलिंग पार्टी का होगा, और अपोजिशन का जो होता है वो डेप्यूटी स्पीकर होगा, और उसके बाद से डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होता है। और स्पीकर किसको रिजिग्नेशन देते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को। अगर ये नहीं है तो जो एक उसके बाद से 10 लोगों का एक जो है सीनियर मोस्ट एक पैनल बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कई बार आप देखिएगा कि स्पीकर बैठे चेयर पे, स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर वो भी नहीं होते हैं, तो कुल 10 लोग उसमें होते हैं पैनल में, उसमें से एक एक करके व्यक्ति जो है वो, ठीक है, तो जो सीनियर मोस्ट होंगे उनको दिए। अब यहाँ ज्वाइंट सिटिंग के केस में हम क्या बता रहे हैं कि ज्वाइंट सिटिंग के केस में स्पीकर
और स्पीकर अगर है उनके बाद से कौन आएगा, डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं रहे तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो प्रिसाइड करेंगे ज्वाइंट सिटिंग को। और डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं रहेंगे तो कोई सीनियर मोस्ट, अब वो वैसी नौबत नहीं आएगी, वैसी अगर नौबत आए तो ज्वाइंट सिटिंग ही नहीं करवाना पड़ेगा। ज्वाइंट सिटिंग तो इसलिए कराया जा रहा है कि कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, तो इसमें इनिशिएट करके कि भाई आप लोग को ये तय है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जैसे कि अभी असेंबली अगर आपका ये हाउस ऑफ द पीपुल जो अभी ये चुनाव हो रहा है, आम चुनाव, तो इसके बाद से गठन होगा लोकसभा का, तो जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति होंगे उनको जो है प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाएगा, और तब तक उनको बना दिया जाएगा जब तक कि स्पीकर जो है उसका चुनाव। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए अब इसके बाद से अब आ जाइए दो, एक होता है इसको बोलते हैं मनी बिल, और एक हो गया आपका ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल किसको कहते हैं? मनी बिल जो है, हा? कोई भी जैसे कि देखिए इम्पोजिशन, एबोलिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन, रेमिशन ऑफ टैक्सेस। समझ में आ रहा कि ये आपको बताता है आर्टिकल 110। 109 जो है वो ये बताता है स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल, दैट द मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। ठीक है, मनी बिल shall not be introduced in the council of the states या राज्यसभा। समझ में आ गया? और कोई भी मनी बिल, ठीक है, अब इसको समझिए, जो मनी बिल है, और एक और इसी से रिलेटेड एक बिल हो गया जिसको बोलते हैं फिनेंशियल बिल। ठीक है, तो फिनेंशियल बिल और मनी बिल जो इन दोनों में, जैसा कि ये नाम आपको क्लियर ये कह रहा है, तो मनी बिल जो है एक तरह का फिनेंशियल बिल हो सकता है, लेकिन फिनेंशियल बिल नॉट नेसेसरली ए मनी बिल। समझ में आ गया? क्योंकि आपको कल हम बताए भी थे कि फिनेंशियल मैटर्स पे लोकसभा का जो पावर होता है वो राज्यसभा से क्या होता है, वो ज्यादा होता है। इनफैक्ट राज्यसभा के पास कोई फिनेंशियल मैटर पे कोई पावर होता ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें देखिए कि जो मनी बिल है वो क्या है कि मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, ये बाय डेफिनेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आर्टिकल 109 में। और 110 में 110 में क्या बोलता है, इम्पोजिशन, किसी भी टैक्स के इम्पोजिशन को या उसके एबोलिशन को, उस टैक्स को क्या कर रहे हैं आप, एबोलिश कर रहा है, अल्टर कर रहे हैं, मतलब उसमें चेंज कर रहे हैं। जैसे 10% से क्या कर दिया, 5% कर दिए, 5% से बढ़ा के उसको 10% कर दिए। रेगुलेशन और रिमिशन, मतलब उसमें रिमिशन क्या बोलते हैं, अभी 2 दिन पहले रिमिशन वर्ड आप लोग पढ़े थे। रिमिशन मतलब छूट, हाँ, हाँ, तो टैक्स में अब ये जो है कि मनी बिल है कि नहीं, ये तय कौन करता है, ये पावर किसके पास है, ये पावर है स्पीकर। अब क्योंकि ये पावर किसके पास है, कौन तय करेगा, स्पीकर। तो अब स्पीकर अगर तय कर रहा है कि ये मनी बिल है,
यहीं से आपको डिड्यूस कर लेना चाहिए कि मनी बिल जो है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि स्पीकर कहाँ होते हैं? लोकसभा में। क्लियर है? ये स्पष्ट है। दूसरी बात, केवल इतना ही होने के वजह से इम्पोजिशन आई हो, ठीक है, केवल इतना ही होने के वजह से कोई बिल मनी बिल नहीं हो सकता कि कोई बिल में अगर टैक्स में इम्पोज आप कर रहे हैं तो मनी बिल हो जाएगा, नहीं। केवल एबोलिश कर दिए तो वो मनी बिल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। या ये सब रहे तब भी मनी बिल होगा, नहीं। अंत में किसका एक्सेंट चाहिए? स्पीकर का। अगर स्पीकर कह रहा है कि वो मनी बिल नहीं है तो वो नहीं। समझ में आ रहा है? मनी बिल होने का फायदा क्या है? मनी बिल होने का फायदा है, जैसा कि पहले की, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात कि अगर लोकसभा इसको पारित कर दे तो ये राज्यसभा में 14 दिनों तक, 14 डेज जो है, इससे ज्यादा वो ट्रांसमिट अगर कर दिया तो वो इसमें क्या कर सकता है? जैसे कि तीन ही चीज हो सकता है, या तो रिजेक्ट कर देगा, या तो एक्सेप्ट करेगा, या अमेंड करेगा। ठीक है, मतलब उसको रिकमेंड करके भेजना होता है। यही तीन संभावना हो सकती है, चौथा तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा अगर कोई भी बिल को पास करके राज्यसभा में दे रहा है, तो राज्यसभा के पास क्या ऑप्शन है? तीन ऑप्शन है। या तो वो उसको रिजेक्ट कर दे, या तो जैसा है उसको क्या करे, एकदम एक्सेप्ट कर ले, और तीसरा क्या है कि उसको कुछ मॉडिफाई करके, संशोधित करके, अमेंड करके क्या करे, वो फिर से रिकमेंड करे। तो एट द मोमेंट मनी बिल्स ट्रांसमिट्स टू द राज्यसभा, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट एक्सेप्ट, उनको केवल करना होगा, ना वो रिजेक्ट कर सकते हैं ना अमेंड। अगर रिजेक्ट और अमेंड वो कर भी रहे हैं तो लोकसभा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो उसी तरह से जैसा भेजा गया है, चाहे तो लोकसभा उसको पास कर सकता है। लेकिन फिनांस बिल के केस में क्या है, वो चाहे तो अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन 14 दिन के अंदर में उनको उसमें भी ये करना है, क्या, पास करना है। तो फिनेंशियल मैटर्स पे आप देखते हैं कि राज्यसभा को कोई पावर नहीं। इस सेक्शन में आप देखते हैं तो लोकसभा क्या है कि राज्यसभा पे सुपरसीड करता है। तो मनी बिल और फिनांस बिल में डिफरेंस पता चला। जो फिनेंशियल मैटर पे रहेगा वो फिनेंशियल बिल है, मनी बिल भी एक तरह का फिनेंशियल बिल, लेकिन नॉट नेसेसरली सारे फिनेंशियल बिल मनी बिल है, क्योंकि उसको मनी बिल बनाने का किसके पास अथॉरिटी है? स्पीकर को। क्लियर हो गया? अब आ जाइए, ऑर्डिनरी बिल जो है ये बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इसमें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल को चाहे तो राज्यसभा क्या कर सकती है? रिजेक्ट कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, अमेंड कर सकती है। ऑर्डिनरी कोई भी सामान्य कानून होगा तो, या तो उसमें कोई भी रिकमेंडेशन वो दे सकती है, लेकिन फिनेंशियल मैटर्स पे वो नहीं कर सकती। क्लियर हो गया यहां तक? अब आ जाइए, ये यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोग का? नहीं। अब है जैसे कि, अब आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल इसके बारे में क्या पोजीशन है? तो ये कि दोनों हाउसेज में इनिशिएट ईदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। राज्यसभा में संविधान संशोधन जो है वो हो सकता है कि नहीं बिल इंट्रोड्यूस, क्योंकि राज्यसभा में भी हो सकता है और लोकसभा में भी। इनिशिएट की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि दोनों हाउस सेपरेटली मतलब कि अलग अलग, राज्यसभा अलग से पास करे, लोकसभा अलग से पास करे। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट माना ही नहीं जाएगा।
दूसरा बात कि सेम सेशन में स्पेशल मेजोरिटी से, समझ में आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए तो आप लोग को फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताए थे क्या, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ बोलिए। हम्म, पार्लियामेंट पास कर दिया मतलब कि यूनियन लेजिस्लेचर हो गया, यूनियन लेजिस्लेचर ने पास कर दिया। अब आपका क्वेश्चन है कि वो बिल पास हो गया इतना ही से नहीं होगा, वो प्रेसिडेंशियल अप्रूवल चाहिए, वो एक्ट बन गया, कानून बन गया। तो जैसे ही वो कानून बन गया तो अब वो क्या हो गया, वो भारत सरकार राष्ट्रपति का उस पर क्या हो गया, गवर्नमेंट का तो एक ही, अब वो क्या हो गया, कानून हो गया और उस पर प्रेसिडेंशियल अप्रूवल हो गया, जिसको गजट बोलते हैं ना। आप वो क्या, वो सबको, ये एप्लीकेबल टू एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपका ये क्वेश्चन है कि बिहार सरकार मानेगी कि नहीं, मतलब बिहार क्यों नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा, आप खुद सोचिए। यूनियन लेजिस्लेचर कल होके एजुकेशन पे कोई ऐसा कानून लेजिस्लेट कर दे जो आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो कानून लेजिस्लेट किया है, एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, कंकरेंट लिस्ट का, कंकरेंस लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो अब एजुकेशन पे अगर कोई ऐसा लॉ इनेक्ट कर दिया यूनियन लेजिस्लेचर जो कि बिहार स्टेट का या फिर यूपी स्टेट है, उसके द्वारा जो विधानसभा में जो कानून बनाया गया है, इन दोनों में क्या है कि अगर कोई क्लैश हो इवेंट में, इन द इवेंट ऑफ क्लैश बिटवीन दीज टू, तो ऑलवेज जो यूनियन लेजिस्लेचर के द्वारा जो लेजिस्लेट किया गया जो लॉ है, वो क्या होगा, वो ऑलवेज प्रिवेल करेगा, मतलब वो क्या हो गया, सुपरसीड करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये इनको मानना इनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, नहीं तो आप किसकी अवहेलना करने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, हाँ और कुछ पूछ रहे थे, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? हम्म? हाँ सीएए, हाँ नहीं, वो तो जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सीएए 2099 है ना, तो ये तो एक अमेंडमेंट इसमें हुआ ही है, इसमें तो बताया ही गया है कि 31 दिसंबर 2014 इसके पहले, मतलब इस डेट तक जो भी लोग हैं और जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी मतलब जो आपके जैसे अफगानिस्तान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसमें ऐसे लोग जो क्या है, जो बौद्ध हैं, जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन हैं, या अदर जो क्या हो गए, जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, इनको क्या दिया जा रहा है, इनको, ये सिख हो गए, इनको यहाँ पे जो है नागरिकता हम लोग दे रहे। ये तो अमेंडमेंट हुआ ही है 2019 में, क्योंकि पहले जो है भारत क्या था, भारत पाकिस्तान ये बांग्लादेश ये सब जो ही है, तो सिटीजनशिप एक्ट आप लोग पढ़े ही हुआ 1955, इसमें भी आपको बताया गया।
कि जैसे आपको ये पीआईओ और ओसीआई कार्ड बनाया गया, उसमें क्या किया गया कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस समय भारत का संविधान बना उस समय वो हर व्यक्ति जो नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, और उस समय वो क्या हो, और एट प्रेजेंट कहाँ है वो पीआईओ जिसको बोलते हैं ना कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यहाँ का व्यक्ति है लेकिन रह रहा है कहीं दूसरे देश में। ठीक है, तो ऐसे देश में जैसे कि आपका फिजी, गुयाना, मॉरिशस, सेमन, बहुत सारे ऐसे जो है देश है। अब इनका कोई फादर पेरेंट्स तो कोई होगा नहीं अभी जीवित, इनके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, परदादा, अगर उसमें से भी कोई भारत का नागरिक उस समय हो या नागरिक होने की योग्यता भी अगर रखता हो उस समय, तो उसको भी हम लोग ये दे रहे हैं उसे, हाँ, ओवरसीज सिटीजनशिप होते, और उनके लिए कि 5 इयर्स वो हो गया है नहीं चाहिए, तो बताया ही गया आपको। तो ये तो वही, तो क्वेश्चन क्या है आपका? इसमें 3-4 वही जो देश है, हाँ तो यही क्या, हाँ यही 3 देश है, और इसमें भी जो लोग वहां पे माइनॉरिटीज है ना, तो अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसका जैसे कि जो सीए का क्रिटिसिज्म लोग कहती है, जो स्कॉलर्स यहाँ पे, कि हम लोग यहाँ जो सिटीजनशिप जो है वो किस ग्राउंड पे हम लोग देते हैं, 2 ग्राउंड आप लोग को बताए थे, पूरे वर्ल्ड में 2 तरह से, एक को बोलते हैं जस सोलाई और एक को बोलते हैं जस सैंग्विनिस। जस सोलाई मतलब क्या, सोलाई मतलब सॉइल, मिट्टी जिसको बोलते हैं कि जन्म से, और जस्ट सैंग्विन्स मतलब क्या हो गया, ये रेस हो गया, है ना, मतलब कि ये ब्लड से हो गया। तो अब इसमें है कि जो यहाँ पे बर्थ जैसे, तो हम लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हम लोग का जो मूल अवधारणा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अगेंस्ट जा रहा है। मूल अवधारणा क्या है कि दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, किस ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर। तो अब ये हम सिटीजन्स के केस में कहते हैं, आर्टिकल 15 में कहते हैं ना कि सिटीजन्स को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि 100 रिलीजन के लोग जो है, अब उसमें ये बताया गया कि वो माइनॉरिटीज वहां पे, क्योंकि अब जो स्टेट सेकुलर है वो हमारा है, उनका स्टेट सेकुलर नहीं है, समझ में आ रहा है, तो वहां पे ऐसे लोग जो हैं जो वहां मेजोरिटी नहीं है, जो माइनॉरिटी में, उनको हम दे रहे हैं, इस वजह से ये इसका क्या ये डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। तो अब इसमें अगर आपको क्रिटिसिज्म लिखना होगा तो आप क्या कहिएगा कि ऑन द वन हैंड वी आर सेइंग दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जैसे कि हम लोग रिलीजन के ग्राउंड पर नहीं कहें, लेकिन जो सीएए का जो हमने क्या किया, चेंज किया, इसमें क्या कहा कि इस सो एंड सो धर्म के लोग अगर वहां पे क्या है अल्पसंख्यक के रूप में, इनको हम यहाँ पे ले, तो ये हमारा एक क्रिटिसिज्म जो है ये सीए, समझ में आ रहा है ये, क्योंकि अगर आप सबको अलाउ कर दीजिए, नहीं तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, तो इस तरह से आप विभेद कर रहे हैं, और हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट लाई है, जस्ट इस तरह इसका क्रिटिसिज्म। लेकिन इसके पक्ष में क्या है कि भाई आज के डेट में हमारा पॉपुलेशन कितना है, 142 करोड़ पॉपुलेशन है आज के डेट में। दूसरी बात की जो सिटीजनशिप है क्या है, वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जैसे आप लोग पढ़े हुए होंगे कि 1987 के पहले जो भी व्यक्ति यहाँ पे अगर जन्म ले लिया वो क्या हुआ, नागरिक हो गया। लेकिन क्या वो चीज 2024 में सही है, नहीं, बात समझ में आ रही है, क्योंकि अब आप क्या है, उस समय 1987 में आप कहाँ थे, आपका पोजीशन, आज आप वर्ल्ड की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, कल हो के अगर आप तीसरी दूसरी अगर इस श्रेणी में आ जाएंगे, तो लोग कहाँ सिटीजन कहाँ का बनना चाहेंगे, इंडिया का। इसलिए सिटीजनशिप जो है, भारत की नागरिकता लेना आने वाले समय में वो बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि अब जो 76 में जो व्यक्ति होगा उसको अमेरिका का नागरिकता लेना बहुत आसान थी, लेकिन आज जो है वो जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी उस हिसाब से क्या होगा,
हम्म विजाई मुश्किल से। सिंपल सबसे साधारण जो है क्वेश्चन आपको बताते हैं, सिचुएशन आप समझिए, छोड़ दीजिए उसको भी, कि कमरा जो है आसानी से पहले लॉज हॉस्टल ये मिल जाता है ना, हमारा फ्रेंड फोन कर देगा तो बस रूम जो है लग जाएगा। आज वो नौबत है नहीं, आज आपको जो है सो कई तरह का उसमें वेरिफिकेशन होता है, आप आधार कार्ड दीजिए, नंबर दीजिए, कोई जानने वाला है कि नहीं, 1 महीना का एडवांस दीजिए, 2 महीने का, ये क्या बताता है? हाँ, मतलब कि जो डिमांड जो है जिस चीज का, वो क्या है, वो ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो वैसे ही आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था आज आपके यहाँ सबको आज आपके यहाँ नागरिक बनना चाहिए। और अगर आप जो है डेवलप नेशन की तरफ बढ़िएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया के साथ जुड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो उसमें तो हम लोग सबको नहीं दे सकते हैं, इसलिए उसमें जो है दूसरी बात की यहाँ पे वो लोग क्या है वो, और वो हम ही लोग का हिस्सा था। ऐसा नहीं है कि भाई पहले क्या था, 1947 के पहले तो कोई आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश तो 1971 में बना, तो ये लोग कोई दूसरे लोग नहीं है, हमारे ही लोग, एक ही कंट्री होती थी। लेकिन ये जो स्टेट जो दोनों अलग हुआ, तो हमारे यहाँ क्या था, मूल जो अवधारणा है वो सेकुलरिज्म है, उनके यहाँ नहीं है, उनके यहाँ जो रिलीजन बेस्ड पे, इसलिए क्लियर। क्या था? हम्म हाँ, तो तरीका है ना रजिस्ट्रेशन, वो और भी तरीका, हाँ बिल्कुल है। हम्म, दूसरे कंट्री से है, दूसरे कंट्री से क्या? आधार कार्ड जो है वो एक आइडेंटिटी प्रूफ है, एक बायो इंफॉर्मेटिक्स जो आपका हो गया एक कार्ड, वो ये बता दिया, जैसे आपका नाम क्या हो गया, आपका नाम क्या है? हाँ, तो जैसे कि अभिषेक कुमार आप नाम लिखे तो अभिषेक काफी कॉमन नाम है, अभिषेक कुमार करके अगर आप देखिएगा तो कितना लाखों नाम आ सकता है इस देश में, लाख तो होंगे ही कम से कम, 1 लाख अभिषेक तो होंगे इस देश में है, करोड़ तो नहीं कहेंगे लेकिन लाख में तो जरूर होंगे। हाँ एनीवे, है। तो अब है कि कौन से अभिषेक, तो जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो आपका है उसमें आइरिस आंख का, फिर ये लिया जाएगा, पूरा आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, फिर इसके साथ और क्या है उसमें, एक यूनिक डिजिट आपको, कितना 12 डिजिट होता है ना, 16 डिजिट, वो आपको जो है सो ये अलॉट किया जा रहा है, 16 डिजिट होता है आधार में, तो वही तो 16 कहाँ से क्या है, ठीक। हाँ, तो 12 डिजिट जो है, हाँ, तो 12 डिजिट आपको एक अलॉट किया गया, इसके ग्राउंड पे आप क्या कर सकते हैं, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया और ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ। इससे आपका क्या हो गया कि जो आपको आर्टिकल 19 के तहत जो आपको एक क्या है, फ्री मूवमेंट आप थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया जो आप घूमते हैं, आपको उसमें क्या है, बैंक अकाउंट आपका आसानी से खुल जाएगा, या तो आइडेंटिटी प्रूफ, ये सिटीजनशिप नहीं गारंटी करता, आधार कार्ड सिटीजनशिप, हाँ, इसके ग्राउंड पे आप वोटर आईडी बना सकते हैं, पासपोर्ट बना सकते हैं, वो एक अलग है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ये समझ में आ गया? तो अब उसमें है कि यूनियन लेजिस्लेचर, तो ये एक्ट जो है आपका हो सकता है, तो ये क्लियर हो गया मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है। अब आ जाइए एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होता है ये? हुँ? इसी को बोलते हैं बजट, ठीक है। देखिए बजट क्या होता है, कोई आइडिया? नहीं, बजट तो तय किया था लेकिन बजट क्या होता है? हाँ। हम्म
हाँ देखिए, दो चीज होता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, और दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब राजस्व, जो आपका इनकम हो गया, और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जो आपका व्यय हो गया, जो आपका खर्च हो गया, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी प्राइवेट अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो सबसे पहले वो क्या बताती है अपने एक साल का, वो क्या बताएगा पहले बताइए, इनकम या रेवेन्यू, ठीक है, एक साल का हमारा कितना रेवेन्यू, ठीक है। और इसके बाद से या पहले क्या एसेट, संपत्ति कितनी है हमारी, हमारा एक साल का कमाई कितना है, इनकम कितना है, और इस इनकम के हिसाब पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक फिनेंशियल ईयर में हम कितना एक्सपेंस करेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए कि एक फिनेंशियल ईयर कब होगा, जैसे यही अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2024, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक ये क्या हो गया, ये फिनेंशियल ईयर है। इस एक फिनेंशियल ईयर के लिए हमको बजट बनाना, ठीक है। तो अब एक एक फिनेंशियल ईयर के लिए अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अगर बनाना होता, तो वो ये क्या तय करेगी कि रेवेन्यू मेरा कितना है, मतलब राजस्व मेरा इनकम कितना है, इसके आधार पे हम अगले एक साल का एक्सपेंसेस हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंसेस है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब गवर्नमेंट को बनाना होता है, सरकार को, वो ये बताती है कि अगले एक साल का ये मेरा एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कि नेक्स्ट एक साल में हम लोग इतना खर्च करेंगे, और इस खर्च को करने के लिए हमको क्या करना होगा, रेवेन्यू जनरेट करना होगा, और वो होता है आपका रेवेन्यू कैसे हम जनरेट करेंगे, एक हो जाएगा टैक्स रेवेन्यू, दूसरा हो जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। समझ में आया, मतलब कि पहले आप क्या किए, पहले खर्च ही बता दिए कि एक साल इतना हमारा खर्च होगा, और उस खर्च को कैसे मीट करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना है, रेवेन्यू की चिंता करनी है। तब जब आप बजट आता है तो आप लोग क्या सोचते हैं कि टैक्स कहां कहां बढ़ाया गया, पहला क्वेश्चन लोग क्या पूछते हैं, यही कि कहां कहां टैक्स बढ़ाया, कहां कहां टैक्स इम्पोज किया गया। तो ये जो टैक्सेशन पार्ट जो हो गया, या पब्लिक एक्सपेंडिचर, यहां तक क्लियर है ना। तो जो टैक्सेशन हो जाएगा आपका एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ये इकोनॉमिक्स में और डिटेल में आप लोग पढ़िएगा, पब्लिक फाइनेंस में आप समझ लीजिए क्या बोलते हैं इसको, फिस्कल पॉलिसी। मतलब कि टैक्सेशन, जो टैक्स जो है, टैक्स का क्या मतलब हो गया, टैक्स आपके ऊपर इम्पोज करना है, तो गवर्नमेंट के लिए वो क्या हो गया, इनकम हो गया। और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जैसे कि गवर्नमेंट जो खर्च करती है, जैसे सड़क पे कर रही है, डेवलपमेंट एस्पेक्ट में आपका हॉस्पिटल बना रही है, आप डिफेंस जैसा ये बता रहा है, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो ये क्या है, फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में क्या हो गया कि टैक्सेशन पार्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को, ठीक है। तो जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, वो क्या कर रही है कि बजट में वो उसका राजस्व हो गया, तो एक तो टैक्स रेवेन्यू हो गया, और नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे मान लीजिए कि कहीं दूसरे कंट्री को या दूसरे लोग को इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है उसको, वैसे भारत सरकार मान लीजिए श्रीलंका को पैसा दी, श्रीलंका क्या आपको दे रहा है, ब्याज दे रहा है, जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन जैसे हो गए, या आप जैसे बाइक चला के जा रहे हैं, पेनाल्टी आप दे दिए, है ना, या जैसे आप ये समझिए कि बुलेट ट्रेन हम लोग कहां से लिए हैं,
जापान से उसके लिए कर्ज जो हम लोग लिए हुए हैं, तो हम लोग उसको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हम लोग को जो इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या की, पहले एक्सपेंडिचर किया और फिर उसके बाद से एक्सपेंडिचर के बाद से 1 साल तक हम क्या करेंगे, कैसे उसके लिए मीट आउट करेंगे, ये रेवेन्यू जो है ये करेंगे। क्लियर हो गया। और प्राइवेट कंपनी पहले क्या करती है, उसके बजट में पहले वो इनकम को बताती है कि ये हमारा रेवेन्यू और तब हम वो एक्सपेंडिचर करेंगे। यहाँ पहले एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, और जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर, आप लोग सुने भी होंगे कि गवर्नमेंट जो है कोशिश क्या करती है नॉर्मली या सामान्य तौर पर, ज्यादा से ज्यादा खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फंड खर्च करेगा तो उससे क्या होगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा। रेवेन्यू रेवेन्यू घटेगा कि बढ़ेगा? अब है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लग रहा है तो बढ़ेगा, नहीं तो उसमें नहीं रहेगा तो फिर घटेगा। प्लस करप्शन का भी स्कोप बढ़ेगा। अब 50 करोड़ का फंड है और 1000 करोड़ का फंड है, तो किसमें ज्यादा कमाने का स्कोप है? समझ में आ रहा है? तो ज्यादा जब एक ये भी एंगल है, ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट, आगे आप लोग पढ़िएगा इसको कि ओमिशन और एरर्स जो उसमें क्या होता है। तो अब इसमें है कि डेवलपमेंट एस्पेक्ट में अगर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में ये एक्सपेंडिचर हो रहा है तो ये क्या इंक्रीज करेगा? कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। कंजम्पशन मतलब उत्पादन आपका ज्यादा से ज्यादा, आप ज्यादा से ज्यादा उपभोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो इससे क्या होगा? आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा आप कंज्यूम कीजिएगा, तो कंज्यूम कीजिएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। आपकी इनकम जीरो है, ठीक है, लेकिन आप जो है जैसे ही गए किसी रेस्टोरेंट में, समोसा चाट आपने खाया, तो आपने क्या पे किया? टैक्स पे किया। कहाँ गया वो? गवर्नमेंट के पास। तो इवन दो यू डोंट हैव एनी जॉब एम्प्लॉयमेंट बट स्टिल यू आर पेइंग टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट। तो टैक्स कितने तरह का हो गया? एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसके चपेट में कौन आ गए? वो लोग भी आ गए जिनके पास कोई जीरो इनकम है। इनकम भले ही जीरो हो, कंजम्पशन कुछ तो होगा ना, कुछ तो कंज्यूम कीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें क्या है कि वो सारे लोग जो है इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत में आ गए। आपको अगर पानी का बोतल भी खरीद के पीना है तो आप क्या किए? टैक्स जो है वो पे किए। तो गवर्नमेंट का क्या बढ़ा? रेवेन्यू बढ़ा। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप कर रही है। जैसे सड़क आ गया, तो अब सड़क जो है इतना बढ़िया सड़क है जिसमें आप 200 की स्पीड से जो है गाड़ी जो है चला सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी सड़क है तो 200 के स्पीड से चलाने के लिए आपके पास बाइक भी अच्छी होनी चाहिए। अब बाइक अच्छी आप तब लेंगे जब उसके लिए आपके पास उतना जो है इनकम होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसके लिए क्या हम व्यवस्था कर सकते हैं कि आप कर्ज पे ले लीजिए। तो कर्ज पे भी आप लीजिएगा तो पैसा कहाँ गया? गवर्नमेंट के पास। तो क्या हो गया? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में है तो घूम फिर के कहाँ रेवेन्यू आएगा? गवर्नमेंट के पास। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कोई सभागार बना दिया जिसमें सिर्फ मात्र 10 रुपए में आप जाइए और आराम से दिन भर घूम के चले जाइए। अब पर डे उसमें मान लीजिए 10,000 लोग जा रहे हैं, तो कितना उसके पास कलेक्शन हो गया? 1 लाख रुपए का। तो ये क्या हो गया? एक तरह से आप जैसे ही रेवेन्यू ये जनरेट किए, तो एक टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स के तहत आना है, और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है बिना मतलब टैक्स इम्पोज किए आपको रेवेन्यू आ रहा है। क्लियर हो गया? अब आ जाइए, बजट जो होता है तब एस्टिमेट आपने क्या किया कि अगले 1 साल तक मेरा एक्सपेंडिचर ये एस्टिमेट है, और इसको मीट आउट करने के लिए हमारे पास रेवेन्यू के लिए क्या क्या हम उसमें प्रोग्राम, पॉलिसीज, टैक्सेशन क्या चेंज करेंगे, ये इसमें ये बजट बताता है। दूसरी बात कि जैसे कि बजट आपको 2024 में कब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? इस मंथ में, फेब में।
ठीक है, फिर 2024, और ये किसके लिए बजट है, किस ईयर के लिए? 1 अप्रैल 2024 से 2025 के लिए। ठीक है, अब जो है तो इसमें एक बजट में कितने ईयर का डेटा होता है इसको समझिए। तो इस नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर यही हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च, और इसमें करंट ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, ये क्या हो गया, इस ईयर को एक फिनेंशियल ईयर कहेंगे। लेकिन आप बजट कब दे रहे हैं? फरवरी 2024, स्टिल 1 मंथ जो है आप पहले थे, 31 मार्च को माना हो जाता है। तो मार्च के पहले आप फरवरी 1 को, मतलब तकरीबन 2 मंथ अभी है, अभी वो फिनेंशियल ईयर अभी पूरा नहीं हुआ है, समझ में ना? तो ये जो टाइम है इसको क्या कहेंगे? ये होता है करेंट ईयर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब प्रीवियस ईयर जो है, किस ईयर का डेटा आपके पास है? आपके पास जो डेटा है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, ये क्या हो गया आपका प्रीवियस ईयर। समझ में आया? एक बजट में 3 साल का डेटा आपके पास है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्योंकि ये पूरा हो चला है, तो 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 2023 ये प्रीवियस ईयर हो गया। और करेंट ईयर क्या है? करेंट ईयर में ही आप बजट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर क्या हो गया आपका? क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आया तो एक्सप्लेन कीजिए, तो समझ में आ गया तो कोई काम नहीं। एक बजट में कितने साल का डेटा होता है बताइए तो, कैसे? करंट ईयर जो है, करंट ईयर का डेटा लेके हम लोग जो डेट है 2024 से बना रहे हैं, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक करंट ईयर बनेगा, और ये बना रहे हैं हम लोग पिछले वाला, मतलब ईयर ऑलरेडी पास हो चुका है इसके बेसिस पे। एक हाँ, नेक्स्ट ईयर तक जो है, ये 3 तरह का, ये क्लियर हो गया ना? हाँ, दूसरी बात कि पहले जो है रेल बजट और यूनियन बजट दोनों एक ही में, 2016 से लास्ट जो है उसके बाद से 17 ऑनवर्ड जो है अलग कर दिया गया, रेलवे और यूनियन बजट जो है अब एक ही में हो गया। तो लास्ट जो रेलवे बजट है वो कौन इंट्रोड्यूस किया था? ये क्वेश्चन जीके टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो उस समय कौन रेल मिनिस्टर थे? सुरेश प्रभु, है ना? ये पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो कोई क्वेश्चन आप लोग का भी यहाँ तक नहीं? चलिए स्टार्ट कीजिए, लिखिए। ये क्लियर है ना प्रेसिडेंट? हाँ, चलिए लिखिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110, मनी बिल, मनी बिल is a bill which, कलम नहीं है, इंग्लिश हमको ना लिखना
अच्छा, थोड़ा थोड़ा जो भी है उसको लिखिए, कुछ वर्ड्स जो है ना थोड़ा थोड़ा लिखिए, कलम है ना, हाँ तो ट्राई कीजिए, ठीक है ना। हाँ, विच है द इम्पोजिशन, द इम्पोजिशन, द एवोल्यूशन, हाँ, अल्टरेशन, रेगुलेशन, रेगुलेशन और एनी वन ऑफ, और रेगुलेशन और एनी वन ऑफ देम ऑफ एनी टैक्स, ऑफ एनी टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी, बोरोइंग ऑफ मनी मतलब और लेंडिंग मतलब उधार देना, ठीक है। एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है? एसेट मतलब पूरा संपत्ति और लाइबिलिटी मतलब हाँ एसेट। तो एसेट को क्या हम कह सकते हैं कि विच क्रिएट्स विच जनरेट्स इनकम कॉन्स्टेंटली, मतलब संपत्ति वो है कि जो एक, ठीक है। तो बैंक के लिए एसेट क्या होता है? उसका लोन की डिपॉजिट, ठीक है। जैसे कोई बैंक है, ठीक है, तो बैंक अगर कोई है तो ये दो ही काम करता है ना, या तो एडवांस करेगा, एडवांसेस या इसको बोलते हैं लोन, है ना, या दूसरा क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, ठीक है। तो अब इसमें इसके लिए एसेट कौन है और लाइबिलिटी कौन सा है? लोन एसेट हो गया, है कैसे? तो बैंक के लिए लोन क्या हो गया, उसका एसेट्स हो गया, और डिपॉजिट क्या है, लाइबिलिटी, जो कि बैंक को उसको इंटरेस्ट पे करना है। ध्यान रखिएगा, तभी जब ये एसेट जो क्या होता है, जब रीपेमेंट लोग नहीं कर पाते हैं तो क्या इसको बोलते हैं, एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, समझ में आया? इसीलिए इसको एनपीए बोलते हैं। बैंक क्या होता है कि एक ऐसी संस्था, द इंस्टीट्यूशन विच टेक्स डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन। जैसे हमने आपको 10,000 रुपया दे दिया कि रखिए संभाल के, जब हमको जरूरत होगा लौटा दीजिएगा, तो सिर्फ 10,000 रुपया हम आपको दे दिए, इस वजह से आप बैंक में नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो बैंकिंग जो कहते हैं, या जो एक्टिविटी या बैंक जो होता है, या पोस्ट जिसको कहते हैं, क्या कि द इंस्टीट्यूशन विच टेक्स डिपॉजिट, क्या कर रहा है, जो डिपॉजिट ले रहा है, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ लोन, लोन देने के लिए डिपॉजिट कर रहा है। तो बैंक दो ही काम करेगा, क्या, या तो बोरो करेगा या लेंड करेगा, ठीक है। तो जो बोरोवर है, तो बोरोवर इस केस में कौन है, जैसे कि बोरो कर रहा है, तो बैंक से आप क्या कर रहे हैं, आप उधार ले रहे हैं, तो बोरोइंग जो हो गया। तो बोरोइंग जो अगर मान लीजिए कि नेशन वाइज अगर हम लोग कर रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, मनी बिल के
अंतर्गत या फिनांस बिल के, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग देना ऑफ एनी गारंटी by the government of India or the amendment of the law with respect to any financial obligation, any financial obligation undertaken by the government of India or undertaken by the government of India or undertaken to be for the government of India। ये सब मनी बिल के अंतर्गत आएगा। मनी बिल क्या हो गया, या तो किसी टैक्स को आप क्या कीजिए, इम्पोज कीजिए, एबॉलिश कीजिए, अल्टर कीजिए, रेगुलेट कीजिए या रिमिट कीजिए, और एनी ऑफ दैट। तो द इम्पोजिशन, द एबोलिशन, द अल्टरेशन, द रेमिशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स या बोरोइंग मनी जिसको कहते हैं, ठीक है। या फिर और क्या हो गया कि जिसमें एनी फिनेंशियल ऑब्लिगेशन इन विच इट इज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टू बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब मनी बिल के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड or the contingency fund of India the payment of money into or the withdrawal of money from any such fund, विड्रॉवल के लिए वर्ड होता है एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो अब विड्रॉवल क्या है, फंड्स का, सॉरी, अब कहां से ये विड्रॉ कर रहा है, तो कंसोलिडेटेड फंड से या कंटिजेंसी फंड से। तो विड्रॉवल आप कैसे कीजिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ करने का अथॉरिटी किसके पास है, वेरी गुड, पार्लियामेंट के पास। अब देखिए पार्लियामेंट जो फिनेंशियल मैटर्स पे, ये अब जैसे कि फंक्शन ऑफ, अगर आपसे यहीं से पार्लियामेंट पूछा जाए, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फंक्शन हो सकता है, सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट क्या हो गया, लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन तो क्या हो गया बताइए, जो कानून बनाता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से या फिर ऐसे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, और फंक्शन बताइए, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल,
एग्जीक्यूटिव कंट्रोल या एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कैसे, बताइए, ये पढ़े आप लोग? लेजिस्लेचर जो है, दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स collectively responsible to the house of the people। क्या मतलब हुआ? तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कैसे हो जाएगा? ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या किया? लोकसभा नियंत्रण किया ना, पार्लियामेंट ने क्या किया? नियंत्रण किया। और लेजिस्लेटिव कंट्रोल तो है ही है, क्योंकि कानून बनाना किसका काम है? संसद का काम है। अब आ जाइए जुडिशियल कंट्रोल। कैसे? जजेज का अपॉइंटमेंट, हाँ, रिमूवल, इवन इम्पीचमेंट, ठीक है, एक तरह से। तो ये जो जुडिशियल कंट्रोल है, एक तरह से क्या हो, इसी को क्वाज़ी जुडिशियल हम बताए थे आप लोग को। इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर होता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है, तो ये आपका हो गया। इसके साथ साथ क्या है? फिनेंशियल कंट्रोल। फिनेंशियल कंट्रोल या फिनेंशियल फंक्शन कैसे होगा ये? सोचिए थोड़ा सा। हाँ, ये भी सही होता है, बजट बना के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो विड्रॉ करता है, तो विड्रॉ करेगा उसको कैसे? एप्रोप्रिएशन बिल के तहत। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है? विड्रॉवल, है ना? ये समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या है? सर्विलियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप कह लीजिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या? बहुत सारी जो कमिटीज होती हैं। तो पार्लियामेंट जो है आपका, इसका जब आप फंक्शन देख रहे हैं, तो अब इसमें क्या? तो विड्रॉवल जो है फिनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या कंटिजेंसी फंड से जो विड्रॉ कर रहा है, ये क्या हो गया? ये भी एक तरह का मनी बिल हो गया। जो आप बोरो कर रहे हैं, वो भी एक तरह का मनी बिल हो गया। इम्पोजिशन जो है वो क्या हो जाएगा टैक्स पे? वो भी मनी बिल हो जाएगा। एबोलिश कर देना किसी टैक्स को, तो क्या हो जाएगा? मनी बिल हो जाएगा। लेकिन केवल इतना कह देने से ही मनी बिल नहीं होगा। ये तो फीचर्स हम बता रहे हैं। फाइनल उस पे डिस्क्रिप्शन किसका है? फाइनल डिस्क्रिप्शन स्पीकर। अगर स्पीकर इसके बाद भी कह रहे कि ये मनी बिल नहीं है, तो समझ में आ रहा है? तो जितने फिनेंशियल बिल हैं, वो क्या है? वो मनी बिल है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन मनी बिल जो है एक फिनेंशियल। अब क्लियर हो गया यहां से? चलिए नेक्स्ट। द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज out of the consolidated fund of India. The appropriation of monies out of consolidated fund of India ठीक है, ठीक है, छूटा नहीं होना। नेक्स्ट द डिक्लेयरिंग
of any expenditure to be charged on the Consolidated Fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure. Next, the receipt of money, the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the Public Account of India or the custody or issue of such money issue of such money or the audit of the accounts of the union or the states. यूनियन और ऑफ ए स्टेट, क्या मतलब हुआ इसका, कोई बताएगा? कोई भी मनी आप रिसीव कर रहे हैं, रिसीव किसको कहते हैं? रसीद जो आपको कहते हैं ना, वही लिखते रिसिप्ट है लेकिन पढ़ते रिसिप्ट है, ई साइलेंट होता है ना, वही इसी को रसीद बोलते हैं तो हिंदी में, हिंदी की उर्दू हो गया रसीद, उर्दू शब्द है। अब आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ देते हैं क्या है पर एनीवे। तो अब इसमें क्या है कि जो भी रिसीव आप जो कर रहे हैं इससे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट में, वो सब क्या हो जाएगा, आपके मनी बिल पे कर देगा। अब अगली लाइन जो है जो इंपॉर्टेंट है वो लिखिए। नेक्स्ट, ए बिल शैल नॉट बी, पैराग्राफ चेंज करके, ए बिल शैल नॉट बी deemed to be a money bill. A bill shall not be deemed to be a money bill. deemed मतलब डिम्ड मतलब डिम्ड यूनिवर्सिटी आप लोग सुने होंगे, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी जो खुद ऑटोनॉमस। तो ए बिल शैल नॉट बी डिम्ड, केवल इस वजह से वो बिल नहीं होगा क्या, मनी बिल, बाय द रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स for the imposition of fines or by region that it provides for imposition, abolition, alteration, remission, or regulation of any tax by any local authority
by any local authority or body for local purposes, full stop. ठीक है, नेक्स्ट अगला लाइन लिखिए, इफ एनी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट की लाइन है, इफ एनी क्वेश्चन arises whether a bill is a money bill or not, the decision of the speaker of the house of the people, thereon, thereon, thereon shall be final. This sentence deserves a deeply underline. इसको ध्यान पूर्वक जो है ये अंडरलाइन कीजिए। क्या मतलब हुआ, कहीं भी क्वेश्चन आए कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है, तो किसका डिसीजन फाइनल होगा, स्पीकर, कहाँ का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, उसका ये क्या होगा, फाइनल होगा। और केवल पहले हम ये क्या कहें कि मनी बिल किसको कहते हैं, तो मनी बिल कहते हैं कि इम्पोजिशन, एबोलिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन, रेमिशन और रेगुलेशन ऑफ एनी ऑफ द टैक्सेस, किसी भी बोरोइंग अगर हम कर लिए, विड्रॉवल कर लिए कंसोलिडेटेड फंड से, ये सब जो है ये क्या है, ये आपका मनी बिल का आपका एक हम एग्जांपल दे रहे हैं। इसके साथ हम ये भी कह रहे हैं कि अगर इम्पोजिशन, एबोलिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन, रेमिशन किसी टैक्स का लोकल बॉडी अथॉरिटी कर रहा है, तो केवल इसी पर्पज से वो मनी बिल नहीं होगा। मनी बिल होने के लिए क्या चाहिए, तो जब तक स्पीकर नहीं कहेगा कि ये मनी बिल हो, तब तक मनी बिल, even though it has an entire umbrella of all the financial matters, that makes no difference. बात समझ में आ रही है, एक तरफ मनी बिल किसको कहेंगे, इसको कहेंगे, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है कि वो मनी बिल है कि नहीं, तो किसको पावर दिया गया, स्पीकर को। अब यहीं पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि लोकसभा जो है फिनेंशियल मैटर को सुपरसीड कर गया राज्यसभा को, और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल जो है इस पे सुपरसीड कर जाते हैं चेयरमैन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का सेकंड पोजीशन, मतलब नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, एक तरफ थ्योरी मतलब सिद्धांत, और दूसरी तरफ क्या है, व्यवहार, मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ये है, प्रैक्टिसेस में ये है, मतलब दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी, और ये पॉलिटिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस है उसमें आप देखिए, और इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो प्रैक्टिसेस अलग है, और ये क्या है, इसमें पोजीशन। तो प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि जैसे कि आपका आधार जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, आधार को भी जो पास किया गया था वो मनी बिल के रूप से, मनी बिल के रूप से पास करने का ये मतलब होता है कि राज्यसभा को कुछ कहना है। और कोई भी ऐसा मान लीजिए बिल है, उसमें कोई एक चैप्टर है फाइनेंस का डाल देते हैं, किसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि कल होके हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आपको हम व्यवहार की बात करें, वो अमेंडमेंट करके एक नया कोई संस्था बनाना चाहते हैं, जैसे कोई एक संस्था नया बना दीजिए, जैसे कौन बना था अभी रिसेंटली, लोकपाल जैसे कि एक संस्था बना था, आप कोई और एक बना दीजिए कोई संस्था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इसको स्टेटस देना है। अब उसके फिनेंशियल पावर तो आप कुछ देंगे, कुछ तो फिनेंशियल ऑटोनॉमी अगर आप उसको देना चाहते हैं, हम दे रहे हैं, तो सिर्फ फिनेंशियल पावर दे देंगे, हम ये कहेंगे कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है वो इंस्टीट्यूशन, कुछ टैक्स का भी उसको हम पावर दे देते हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा प्रावधान चाहिए। लेकिन जैसे ही टैक्स वो क्या किया, इम्पोज किया, तो हम उस पूरे बिल को ये स्पीकर कह दे लोकसभा का कि इट फॉल्स अंडर आर्टिकल 110 तो जैसे ही वो मनी बिल कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा हैज नो से ऑन दैट, और वो एक नया इंस्टीट्यूशन। समझ में आ रहा है? तो मतलब कि मनी बिल का काफी मिसयूज भी हो सकता है इस बिल प्रैक्टिस में, लूपहोल की तरह। जैसे कि मान लीजिए कि एक नया इंस्टीट्यूशन बनाइए ना, लोकपाल बना था, फिर नया धर्मपाल बना दीजिए। हाँ, उसमें आप एक ऐसा उसमें दे दीजिए कि इसको कुछ सर्टेन टैक्सेस जो है उसको अथॉरिटी है कि जो सीबीआई ईडी जो ये जो भी जांच कर रहे हैं, इनके ऊपर भी इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाएगा कि ईडी का भी ये जांच कर सकता है। ये नया पार्लियामेंट तो बना ही सकता है, उससे भी सुपर पावर ये हो जाएगा। और उसके बाद से आप क्या कीजिएगा, ये कह दीजिए कि कुछ सर्टेन टैक्स पावर हो जाएगा, तो ये अथॉरिटी जो हो जाएगी, ये जो नया इंस्टीट्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसको मनी बिल के थ्रू आप उसको पास कर दीजिए। इसका मिसयूज हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है, जैसे कि इसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक टर्म होता है। ये अपने क्या होना चाहिए, नैतिकता। जैसे कि आपको ये बताया, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि मिनिस्टर जो है बिना मेंबर हुए मिनिस्टर वो रह सकता है, लेकिन मिनिस्टर को 6 मंथ में क्या होना होगा, मेंबर होना होगा इधर हाउस, इधर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो ही सीजेस टू बी ए मिनिस्टर। ठीक है, अब देखिए ए और बी दो लीडर हो गए, दो कोलिशन पार्टी हो गई। न तो ए मेंबर है किसी पार्टी का, सॉरी हाउस का, न तो बी मेंबर है। क्लियर? दोनों मिलके जो है मेजॉरिटी ये लोग कॉन्फिडेंस जो है ये गेन कर गए। ए जो है मान लीजिए कि ये क्या बन गए, स्टेट लेजिस्लेचर की हम अगर बात करें तो ये एक चीफ मिनिस्टर बन गए। सिचुएशन समझिए, चीफ मिनिस्टर बन गए, बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउसेज। मतलब न तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का है, न तो लेजिस्लेटिव असेंबली का, न तो एमएलए है, न तो एमएलसी है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। क्यों? क्योंकि 6 महीना के अंदर इनको क्या बनना है, इनको सदस्यता ले लेनी है। 5 मंथ 29 डेज, इसके बाद से ये क्या हो रहा है कि रेजिग्नेशन, ये रिजाइन कर दी। और फिर उसके बाद से बी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, अगेन 5 मंथ 29 डेज ये रिजाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद से ए जो है वो सीएम बन जाता है, एंड दैट इज हाउ दे मैनेजेस 5 years। बिना मेंबर बने संभावना है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, लॉ अलाउ करता है, सब कुछ अलाउ हो सकता है। क्या हो ही रहा है यहाँ पर, देखिए थ्योरेटिकली हो भी सकता है, कोई अगर आवाज सुन रहा है तो कर लो तो। लेकिन कहने का ये मतलब है, बट यू कैन नॉट डू दिस सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, क्योंकि क्या है, यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है जो संवैधानिक नैतिकता है। समझ में आ रहा है? तो आप जो है आपके पास रूट्स तो है, लूप होल है, लेकिन आप उसको मिसयूज, इसको बोलते हैं मिसयूज ऑफ द पॉइंट। ये कहा था, ये नौबत जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि आप उसको मिसयूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ये? तो अब बिना मेंबर बने भी वो क्या रह सकते हैं, 5 years तक चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। इस लूप होल का रूल्स क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। तो अब ये समझ में आई आपको मनी बिल। नेक्स्ट आगे लिखिए। देयर शैल बी endorsed on every
मनी बिल, क्या लिखे, endorse on every money bill when it is transmitted to Rajya Sabha and when it is presented to the president for assent, the certificate of the speaker signed by him that it is a money bill. ठीक है, नेक्स्ट एक नोट में नीचे लिख लीजिएगा, मनी बिल shall not be introduced in the Rajya Sabha. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, आफ्टर ए मनी बिल, after a money bill has been passed by the Lok Sabha, it is transmitted to the Rajya Sabha for recommendations. Rajya Sabha shall within a period of 14 days from the date of its receipt of the bill, return the bill to the Lok Sabha. 14 दिन के अंतर्गत क्या करना है, रिटर्न टू द बिल टू द लोक सभा, और किस दिन से, जिस दिन से रिसीव किया, और with its recommendation and it is the Lok Sabha may thereupon either accept, reject, all or any of the recommendations of the Lok Sabha. समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 112 112 lays down एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। बजट जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? बजट जो कहते हैं, हाँ वेरी गुड। जो बैग जो लेके चलते हैं लोग ना, ये फ्रेंच वर्ड से निकला है। तो वो जो बैग जो लेके चलता है लोग, वही बजट कहना है ना। इसलिए बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्या है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। और किसमें है वो? आर्टिकल 112 में। मनी बिल का चर्चा किसमें है? 110 में और 109 में, है ना। डेफिनेशन किसमें दिया गया है? 110 में। और 109 में ये दिया गया है कि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स में ये नहीं जो है। हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। ठीक। हाँ नहीं, बढ़िया है, कैमरा भी अच्छा होगा, हम भी देख रहे हैं, ठीक लग रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा है। हाँ वो अच्छा है, सही है, इसी को इनोवेटिव माइंड कहते हैं। हाँ क्या लिखे आप लोग? हाँ lays down, हाँ that the annual financial statement, the president shall, in respect of every financial year, cause to be let, cause to be let cause to be let before both the houses of parliament. A statement of the estimated receipts, underline कीजिए इसको, estimated receipt and expenditure of the government of India for that year. Estimated receipts or expenditure for the next year, उसी को क्या बोलते हैं? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। The estimates of expenditure in the financial statement shall show separately, पहला लिखिए, the sums required to meet expenditure described by this constitution. As expenditure charged upon the consolidated fund of India. नेक्स्ट दूसरा इसमें लिखिएगा, the sums required to meet the expenditure proposed to be made from the consolidated fund of India. नेक्स्ट इसे में लिखिएगा, and shall distinguish
एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट, हाँ, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब नीचे एक हेडिंग दीजिए छोटा सा, चार्ज एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, समझ में आ रहा है? चार्ज एक्सपेंडिचर जो है उसके अंतर्गत क्या, पहला लिखिए, द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, and other expenditure relating to his office। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि राष्ट्रपति को बिना पेमेंट का, बिना मतलब रेंट का एक जो है आवास मिलना है, ये संविधान बोलता है। और पार्लियामेंट उस जितने दिन तक वो क्या रहेंगे, टेन्योर उनका होगा 5 ईयर्स, उसमें चेंज नहीं कर सकता है। फिर रिटायरमेंट के बाद उनको जो है क्या मिलता है, एक आवास उनको दिया जाता है, एक सेट में। तो ये कोई प्रोसेस, मतलब ये कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि अगर चार्ज एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब क्या, पार्लियामेंट जो है उससे विड्रॉ कर सकता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो अब जो चार्ज एक्सपेंडिचर, तो उनको जो हम लोग इमोल्यूमेंट्स दे रहे हैं, अलाउंस दे रहे हैं, और उनके ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे हैं सर किसमें आएंगे, चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का ये सबसे जिसको बोलते हैं ना पेट एरिया होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी ये चार्ज एक्सपेंडिचर और इसमें, क्योंकि इसमें इतना सब है कि आप बहुत आसानी से कोई भी कंफ्यूज नहीं, अगर आप इसका बार बार रिवीजन नहीं कीजिएगा, है ना। तो इसमें क्या क्या आता है चार्ज एक्सपेंडिचर के अंतर्गत, मनी बिल के अंतर्गत, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगर इस ईयर नहीं पूछा तो नेक्स्ट ईयर पूछेगा, और नहीं पूछने का तो सवाल ही नहीं, किसी न किसी रूप में, क्योंकि जो फाइनेंशियल ये मैटर्स हैं इससे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट, द सैलरीज एंड अलाउंसेस of the allowances of the chairman, chairman मतलब, हाँ, and the deputy chairman of Rajya Sabha, and the speaker and deputy speaker of the Lok Sabha। नेक्स्ट लिखिए, डेट चार्जेज, डेट चार्जेज फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज liable including interest, sinking fund charges and redemption charges and other expenditure relating to the raising of loans and the service and redemption of debt। नेक्स्ट अगला लिखिए, redemption of debt, the salaries, allowances and pension
allowances and pensions payable to the judges of Supreme Court. ठीक है, the pension payable to the judges of High Court. Next, the salary, allowances and pension payable to CAG. CAG क्या है? Comptroller and Auditor General. The salary, allowances and pension payable to CAG. Any sums required to satisfy any judgment, decree, DECREE, decree or award of any court or arbitral tribunal. Any other expenditure declared by this constitution, any other expenditure declared by this constitution or the parliament. Full stop. देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए। क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, इसके अंतर्गत किसका किसका सैलरी अलाउंसेस आता है? पहला क्वेश्चन यही है। प्रेसिडेंट, चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैग, यही है डिग्निटरीज। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का पेंशन और हाई कोर्ट के जजेज का पेंशन, लेकिन हाई कोर्ट के जजेज की सैलरी नहीं बोला जा रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हाई कोर्ट के जजेज की सैलरी जो है ये चार्ज एक्सपेंडिचर में नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के जज का पेंशन है। यही क्वेश्चन आपका जो है ये बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी और पेंशन दोनों, लेकिन हाई कोर्ट के जज का केवल पेंशन है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट का जज है, मान लीजिए पटना हाई कोर्ट के हैं, तो सैलरी कौन दे रहा है? यहां से, यहाँ का जो फंड। फिर इसके बाद से ये झारखंड चले गए तो कौन सैलरी दे रहा है? वहां। फिर बंगाल चले गए, लेकिन जब रिटायर करेंगे तो बिहार कहेगा कि हम थोड़ी पेंशन देने वाले हैं, इसके बाद से तो झारखंड में रहे, वहां मांगेगा। इसीलिए इनका जो पेंशन होता है वो कहां से है? चार्ज एक्सपेंडिचर आपका एनुअल फाइनेंशियल। और सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या है? एक ही सुप्रीम कोर्ट है। देखिए ये क्वेश्चन यहीं से अभी पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन ये क्वेश्चन of the salaries and allowances of the judges of the Supreme Court and High Court they are charged under the charge expenditure annual financial statement। अब इसमें क्या, ये पेंशन की बात कर रहा है, सैलरी और अलाउंसेस की नहीं कर रहा है। यहां क्या कर रहे हैं आप? सैलरी और अलाउंसेस, सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका क्या होता है? ट्रांसफर होता है।
पटना में रहा, फिर उसके बाद से मान लीजिए कि झारखंड में रहे, फिर बंगाल में रहे, तो सैलरी तो यहाँ से चार्ज हुआ, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? पोस्ट रिटायरमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो पेंशन देंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में नहीं, चेयरमैन दोनों, डेप्यूटी चेयरमैन दोनों, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर, और फिर कैग के केस में भी वही। क्लियर हो गया ये? तो चार्ज एक्सपेंडिचर, इसके अलावा क्या है? डेट आपके चार्जेज हो गए, इसके अलावा और क्या हो गए आपके, बताइए। कोई भी ट्राइब्यूनल आर्बिट या उस पर डिक्री अवार्ड, उस पर जो भी खर्च होता है, ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर पे आता है। समझ में आ गया? तो ये फिनेंशियल मैटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कोर्ट से जो आपको जो मिलता है, जैसे आपका कहीं, ये कहां से आ गया? हाँ यहां से ना। ये क्लियर है? कोई क्वेश्चन आप लोग का? मनी बिल समझ में आ गया? तो फिनांस बिल जो है, मनी बिल और फिनांस बिल में क्या डिफरेंस हो गया? या अगर ऑर्डिनरी अगर बिल है, तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी में भी हो सकता है। ठीक है? इसके अलावा एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या हो गया? हम्म, मनी बिल को एक ही हाउस में क्यों पास किया जाता है, जबकि अदर बिल जो है वो दोनों हाउस में? एक्चुअली जो मनी बिल है, ध्यान से सुनिए, मनी बिल है, मनी बिल, मनी बिल, इट इज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द लोक सभा who certifies a bill to be a money bill. I hope I have answered your question. क्लियर हो गया? ठीक है? तो मनी बिल है कि वो इंट्रोड्यूस किसमें? मनी बिल कैन नॉट बी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये आर्टिकल 109 जो है, आर्टिकल 109, हाँ, ए बिल, मनी बिल, आर्टिकल 109 के अंतर्गत है, मनी बिल shall not be introduced in the राज्यसभा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है ये कि आर्टिकल 109 में कि मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हो ही नहीं सकता है राज्यसभा में। किसमें होगा? किसके पीछे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना। चलिए थैंक्स, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे लोग। हाँ, अब